हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड। तो आइए अगर हम परिभाषा की बात करें कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, तो ये जो लिखा हुआ है ये इसकी परिभाषा है। आप इसको देख सकते हैं। एग्जैक्ट परिभाषा क्या है कि जब हम विभिन्न पोषण स्तरों के बीच के संबंध को उनकी संख्या, बायोमास या ऊर्जा के आधार पर एक निश्चित चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो उसे इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिक स्तंभ कहते हैं। क्लियर है। और ये जो पारिस्थितिक स्तंभ होते हैं, इनमें जो बेस होता है, इनका जो आधार होता है, वो हमेशा वहाँ पे उत्पादक को दर्शाया जाता है। और जो उनके शिखर पर हमेशा क्या होते हैं, उपभोक्ता को दर्शाया जाता है। और ये उपभोक्ता कैसे होते हैं, उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। क्लियर है। अब एक पिरामिड में एक से ज़्यादा उपभोक्ता हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने उच्च स्तर का उपभोक्ता किसे कहा है, चलिए आइए चित्र के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखिए, जैसे आपने एक पिरामिड बनाया हुआ है, तो पिरामिड क्या होता है कि एक त्रिभुजाकार संरचना बनती है। तो त्रिभुजाकार संरचना में जो बेस होता है, वो बेस हमेशा किसका होता है, वहाँ पास हम उत्पादक को दर्शाते हैं। अब आइए हम उसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। क्लियर है। देखिए, कोई भी पिरामिड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरीके का चित्र बनाता है। क्लियर है। तो उस पर जो सबसे आधार पर हम जिसको लिखते हैं, उस पर क्या लिखते हैं, उत्पादक लिखते हैं। उत्पादक में कोई भी आ सकता है, हरे पौधे। क्लियर है। उसके बाद हम उपभोक्ता लिखते हैं, यहाँ पर भी उपभोक्ता होगा, है ना। तो यहाँ जो उपभोक्ता होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे उसको, यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता होगा, और यहाँ पास जो होगा उसको हम शीर्ष उपभोक्ता कह सकते हैं। तो हमने परिभाषा में जिस उपभोक्ता की बात की है वो इसकी बात की, यानी आधार में कौन होगा, उत्पादक होगा, और शीर्ष में कौन होगा, उसके उच्च स्तर पर कौन होगा, शीर्ष उपभोक्ता होगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं परिभाषा में, और होते ये भी हैं, लेकिन हम शीर्ष की बात कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पिरामिड होते हैं ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए बनाए जा सकते हैं। हर पारिस्थितिक तंत्र के अपने अपने पिरामिड होते हैं। तो हम पिरामिड के प्रकार देखते हैं। तो जनरली जो पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के पिरामिड्स होते हैं, और हर पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये तीनों पिरामिड ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो उसमें पहला पिरामिड होता है नंबर का पिरामिड। नंबर का पिरामिड या स्तंभ उसको कह सकते हैं, या पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दूसरा होता है बायोमास का पिरामिड या जीव भार का पिरामिड। इसको हम क्या कह सकते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। और जो थर्ड पिरामिड होता है उसको हम कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, या फिर इसे पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्लियर है। तो हम हर पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये 3 प्रकार के पिरामिड की स्टडी करते हैं। अब ये पिरामिड 2 प्रकार से संरचना बनाते हैं। 2 टाइप के पिरामिड हो सकते हैं। एक होता है कि ये तीनों पिरामिड 2 प्रकार की संरचना बना सकते हैं। एक होता है सीधा पिरामिड, यही तीनों क्या बना सकते हैं, सीधा पिरामिड बना सकते हैं या उल्टा पिरामिड बना सकते हैं। तो सीधा पिरामिड का क्या मतलब है, सीधा पिरामिड का ये मतलब है कि वो कुछ ऐसी संरचना बनाएगा, और उल्टा पिरामिड का मतलब है कि वो कुछ ऐसी संरचना बनाएगा। और दोनों ही केसेस में हम जो आधार है, इसका आधार ये वाला पोर्शन है और इसका आधार ये पोर्शन है, तो इस आधार पे हम हमेशा उत्पादक ही रखेंगे। इसके भी आधार में हम हमेशा उत्पादक को ही प्लेस करेंगे, उत्पादक ही हम कंसिडर करेंगे दोनों के ही बेस में। तो आपको थोड़ा चित्र देखकर समझ में आ रहा होगा कि इसमें उत्पादक की संख्या कम है, इसमें ज़्यादा है। तो हम इसको आइए सीखते हैं कि सीधा पिरामिड, इन तीनों में से सीधा पिरामिड कौन बनाता है और उल्टा पिरामिड कौन बनाता है। तो हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, नंबर्स का पिरामिड। क्लियर है। इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कौन सा पिरामिड, नंबर का पिरामिड। हम इसको संख्या भी बोल सकते हैं, या हिंदी में हम कहना चाहें तो ये संख्या का पिरामिड भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। हम संख्या का पिरामिड। क्लियर है।
तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, हर पारिस्थितिक तंत्र का नंबर का पिरामिड ड्रॉ किया जा सकता है। संख्या का पिरामिड हम उसमें बना सकते हैं। हर पारिस्थितिक तंत्र का संख्या का पिरामिड हम बना सकते हैं। अब ये जो संख्या का पिरामिड है, तो जितने भी बोलना चाहिए हमारे पारिस्थितिक तंत्र हैं, हर पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड दो प्रकार से बनता है, या तो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है। देखते हैं कि जो संख्या का पिरामिड है, इसकी हम परिभाषा अगर देखना चाहें, इसकी हम परिभाषा देखें तो क्या परिभाषा हम लिख सकते हैं? संख्या के पिरामिड की क्या परिभाषा लिख सकते हैं हम? कि यह एक निश्चित क्षेत्र में, यह एक निश्चित क्षेत्र में प्रत्येक पोषण स्तर मौजूद जीवों की कुल संख्या होती है। कुल संख्या होती है या कुल संख्या को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ये हमारा नंबर का पिरामिड किसको दर्शाता है? कि एक निश्चित क्षेत्र में हर पोषण स्तर पर मौजूद जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। क्लियर है? यह कुल संख्या होती है उस पर्टिकुलर पोषण स्तर पर, उस पर्टिकुलर पोषण स्तर पर मौजूद जीवों की कुल संख्या होती है। इसे हम क्या कहते हैं? नंबर का पिरामिड या संख्या का पिरामिड। तो ये जो संख्या का पिरामिड होता है, ये अधिकतर या मोस्टली कंडीशंस में कैसा बनता है? ये सीधा बनता है। अधिकतर कंडीशंस में ये कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्लियर है? अधिकतर कंडीशन में ये हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, घास का मैदान। घास का मैदान, अगर हमारा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? घास का मैदान है। तो हम उस घास के मैदान का अगर हम एक नंबर का पिरामिड ड्रॉ करें, पिरामिड ऑफ नंबर्स ड्रॉ करें, तो कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। क्योंकि घास के मैदान में हम देखते हैं कि उत्पादक जो होते हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा होती है उस उत्पादक को खाने वालों की संख्या से। तो घास का मैदान का अगर हम पिरामिड ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या कम होगी, किसके कंपैरिजन में? उत्पादक के कंपैरिजन में। द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या, द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या से भी कम होगी। और जो इसके शीर्ष उपभोक्ता होंगे, शीर्ष उपभोक्ता, उनकी जो संख्या है वो द्वितीयक उपभोक्ता से भी कम होगी। तो जिसके कारण क्या होगा कि नंबर्स का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्लियर है? अब हम इसके बाद देखते हैं कि कुछ कंडीशंस में ये जो संख्या का पिरामिड होता है ये उल्टा भी बन सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये नंबर का पिरामिड या संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है? आइए उसको देखते हैं। उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र है ना। किसी वृक्ष का हम पारिस्थितिक तंत्र देखें तो वो एक अपवाद कहलाएगा। अगर हम कोई वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र देखें, वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र देखें, तो इसका जो पिरामिड बनेगा, इसमें वृक्ष में जो संख्या का पिरामिड बनेगा, ये संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? ये संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, सपोज ये एक पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ की संख्या कितनी है? तो ये पेड़ क्या है? एक उत्पादक ही कंसीडर करेंगे हम इसको। क्लियर है? ये पेड़ क्या कहलाएगा? उत्पादक। इस पे रहने वाले कुछ पेड़ को खाने के लिए कुछ कीड़े मकोड़े भी होंगे।
उन कीड़े मकोड़े की संख्या ऑब्वियसली एक से तो ज़्यादा ही होगी, है ना। तो इसमें कुछ कीट रहेंगे, कीट पतंग रहेंगे, तो कीट पतंग क्या होंगे, पेड़ की संख्या से तो ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पास क्या होगा, उत्पादक। ये हमारा उत्पादक कौन है, ये वृक्ष हमारा क्या कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा, जिसकी संख्या कितनी है, सिर्फ एक है। इस पर जो कीट पतंग उपस्थित होंगे, छोटे मोटे कीट पतंग जो उपस्थित होंगे उसकी संख्या तो उत्पादक की संख्या से तो ज़्यादा ही होगी, एक से तो ज़्यादा ही होगी, तो उसकी संख्या ज़्यादा हो गई। अब उन कीट पतंगों को खाने वाले पक्षियों की संख्या, जो पक्षी इन कीट पतंगों को खाएंगे, उनकी संख्या इन कीट पतंगों से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या बनता है, हमारा जो पिरामिड है, संख्या का पिरामिड, ये उल्टा बनता है। क्लियर है। तो ये एक अपवाद कंसिडर होता है कि जो वृक्ष का पिरामिड है, जो वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र है, उसका पिरामिड कैसा बनेगा, वो उल्टा बनेगा। क्लियर है। तो अगला पिरामिड हम स्टडी करने वाले हैं किसका, जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद जीवित पदार्थों का कुल भार, प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद जीवित पदार्थों का कुल भार, इसको हम क्या कहते हैं, जीव भार का पिरामिड। यानी हर पोषण स्तर पर कितना जीवित पदार्थ उपलब्ध है या कितना जीवित पदार्थ का भार उपलब्ध है, उसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। क्लियर है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे बनते हैं, ये भी उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बन सकता है। उल्टा और सीधा ये दोनों प्रकार का बन सकता है। तो हमने क्या देखा, इसके पहले हमने जो पिरामिड देखा था वो किसका पिरामिड था, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दूसरा है जय भार का पिरामिड। तो दोनों पिरामिड कैसे बन सकते हैं, सीधे और उल्टे, दोनों प्रकार से इनको ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि जो जलीय पारितंत्र होता है ना, जो जलीय पारितंत्र होते हैं, जैसे समुद्र हो गया, तालाब हो गया, तो ये जो जलीय पारितंत्र हैं, इन पारितंत्र का जो जीव भार का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, वो उल्टा बनता है। क्लियर है। तो जलीय पारितंत्र का जो पिरामिड होता है वो प्रायः कैसे बनता है, प्रायः उल्टा बनता है, प्रायः नो, ठीक है। कभी कभी सीधा भी बन सकता है, बट प्रायः कैसा बनता है, मोस्टली उल्टा बनता है। क्लियर है। क्योंकि अगर हम जलीय पारितंत्र में एक एग्जांपल देखें, समुद्री पारितंत्र, समुद्र भी एक जलीय पारितंत्र है, तो समुद्र का पारितंत्र अगर हम देखें तो ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर है। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, इनकी संख्या क्लियर है। समुद्री पारितंत्र देखें तो इसमें जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, कौन होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उनका जो भार होता है, उनका जो जीव भार होगा, देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स क्या कहलाएंगे, ये उत्पादक कहलाएंगे, किसी भी समुद्री पारितंत्र के या जलीय पारितंत्र के ये उत्पादक कहलाएंगे। तो अगर हम इसमें उत्पादक का भार देखें, क्या देख रहे हैं हम, फाइटोप्लैंक्टन्स का भार, उनकी संख्या हमेशा कैसी होगी, इज लेस देन ऑलवेज, उनके जो उपभोक्ता होंगे, है ना, उनके उपभोक्ता के भार से हमेशा कम ही होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स का भार। इसलिए ये पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है ना। ये पिरामिड कैसा बनेगा, लगभग उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स है हमारे, फाइटोप्लैंक्टन्स का भार, और ये क्या है, उनके उपभोक्ताओं का भार, उपभोक्ता का भार। उपभोक्ता का भार हमेशा
ज़्यादा होगा। हम देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, भार की बात कर रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन का भार हमेशा कम होगा, किससे, उनके उपभोक्ताओं के भार से। ये कैसा होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होता है कि जलीय पारितंत्र का जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। क्लियर है। आइए हम इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कौन सा पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र देखते हैं इसका, किसका, जय भार का स्थलीय पारितंत्र देखते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र का हम क्या देखते हैं, स्थलीय पारितंत्र में जय भार का पिरामिड। तो स्थलीय पारितंत्र में जय भार का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। ये अधिकतर केसेस में ये प्रायः कैसे बनता है, ये प्रायः सीधा बनता है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, स्थलीय पारितंत्र का हम एक एग्जांपल देखें तो क्या है, ये कोई भी जैसे दलदली क्षेत्र है ना, कोई भी दलदली क्षेत्र है वहाँ पे जो जय भार का पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि यहाँ पास उत्पादकों की संख्या, उत्पादकों का भार हमेशा ज़्यादा होगा, किसके भार से, उनके उपभोक्ताओं के भार से, क्या कैसा होगा, कम होगा। उत्पादकों का भार कैसा होगा, ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, उसके उपभोक्ताओं के भार से ज़्यादा होगा उत्पादक का भार। इसलिए ये पिरामिड जो है स्थलीय पारितंत्र में जय भार का पिरामिड कैसा बनता है, प्रायः सीधा बनता है, क्योंकि उत्पादकों का भार ज़्यादा होता है और उपभोक्ताओं का भार कम होता है। चलिए अगला पिरामिड हम देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। क्लियर है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, क्यों होगा, आइए हम उसको देखते हैं। किसका पिरामिड हम देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसकी एक खास बात है, ऊर्जा की पिरामिड की एक खास बात है कि ये हमेशा हर पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा। क्यों सीधा बनेगा, जैसे कि एक 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम, आप सभी लोग जानते होंगे 10% ऊर्जा का प्रवाह का नियम क्या है, जो कि किसका नियम है, ये लिंडमैन का। किसका है ये, लिंडमैन का। किसने दिया था, ये लिंडमैन ने दिया था 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम। इसके अनुसार क्या होता है कि हर पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह उसके पिछले पोषण स्तर से, उसके पिछले पोषण स्तर का 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है। क्या नियम है कि हर पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह उसके पिछले पोषण स्तर का 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। थोड़ा सा डेफिनेशन शब्द थोड़ा सा गड़बड़ लग रहे हैं, क्लियर है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि पिछले पोषण स्तर से सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर पर प्रवाहित होती है, यानी पिछले पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर हमेशा ऊर्जा कम प्रवाहित होती है। ठीक है। जैसे एक ये उत्पादक है,
ठीक है ना। इसमें जितनी भी ऊर्जा होगी, समझ लीजिए 100 किलो कैलोरी ऊर्जा है किसमें, उत्पादक में, तो ये अगले उपभोक्ता में कितना जाएगी। जैसे हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता में 100 किलो कैलोरी का सिर्फ और सिर्फ 10 किलो कैलोरी ही ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा शीर्ष उपभोक्ता। तो शीर्ष उपभोक्ता में कितनी ऊर्जा प्रवाहित होगी, इस 10 किलो कैलोरी का मात्र 10% ऊर्जा ही प्रवाहित होगी, यानी 1 किलो कैलोरी ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर पर ट्रांसफ़र होगी। क्लियर है। ये इसका कितना है 10%, ये यहाँ से इसका कितना जा रहा है 10%। तो अगले पोषण स्तर पर हमेशा ऊर्जा पिछले पोषण स्तर से कम ही प्रवाहित होती है। इसी कारण से क्या होता है कि ये जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा हमेशा हमेशा, इसको आप याद रखिएगा कि हमेशा कैसा बनता है, ये सीधा ही बनता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा हमेशा हमेशा, इसको आप दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। बाकी पिरामिड्स कैसे होते हैं, सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा ही बनेगा। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा बनता है, तो आपको क्या याद रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। बस आप एक याद रख लीजिए कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्लियर है। तो अगला एक छोटा सा टॉपिक है कि इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या सीमाएं हैं। क्लियर है। कई लोगों को कुछ डाउट्स भी रहते हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं किसी किसी के दिमाग में। तो वो छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करने के लिए एक अगला पॉइंट है इसी में एक छोटा सा, कि पारिस्थितिक स्तंभ की क्या सीमाएं हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की सीमाएं या लिमिटेशंस जिसको हम कहते हैं, है ना। तो क्या है ये इकोलॉजिकल पिरामिड जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। तो पहला लिमिटेशन क्या है, आइए देखते हैं। तो पहला लिमिटेशन ये है कि जो पिरामिड है ये उन जीवों को कंसिडर नहीं करता या उन जीवों को शामिल नहीं करता ये उन जीवों को शामिल नहीं करता जो एक से अधिक पोषण स्तरों पर आते हैं। ठीक है। तो इसका पहला सीमा क्या है, इसकी पहली लिमिटेशन क्या है कि जो पिरामिड हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो ये पिरामिड उन जीवों को शामिल नहीं करता है। पिरामिड में वो जीव शामिल नहीं होते हैं जो एक से ज़्यादा पोषण स्तर पर आते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, मनुष्य की बात करें, एग्जाम्पल है मनुष्य। जैसे हम कोई भी पोषण स्तर देखते हैं, मान लीजिए हमने ये क्या देखा, उत्पादक देखा, उत्पादक, इसके बाद आएगा क्या प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, फिर आएगा शीर्ष उपभोक्ता। फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं शीर्ष उपभोक्ता। तो जो इसका पिरामिड हम ड्रॉ करेंगे उसमें पहला रहेगा उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर शीर्ष उपभोक्ता। तो ठीक है, मनुष्य प्राथमिक उत्पादक में नहीं आता है, लेकिन मनुष्य इसमें आ सकता है क्योंकि मनुष्य उत्पादक को खा सकता है, उसका भक्षण कर सकता है। मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता में आ सकता है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है। और वही मनुष्य शीर्ष उपभोक्ता भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा सकता है। तो इसकी अगली लिमिटेशन है
कि यह खाद्य जाल को कंसिडर नहीं करता है। क्या लिमिटेशन है? खाद्य जाल को शामिल नहीं करता, बल्कि यह एक साधारण या छोटी खाद्य श्रेणी को, छोटी खाद्य श्रृंखला पर आधारित होता है। ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है कि ये कोई खाद्य जाल को कंसिडर नहीं करता है, ये खाद्य जाल को शामिल नहीं करता है, बल्कि यह एक साधारण खाद्य श्रृंखला या छोटी खाद्य श्रृंखला पर आधारित होता है। ये उसकी दूसरी लिमिटेशन हो गई। आइए हम इसकी तीसरी लिमिटेशन देखते हैं कि तीसरी लिमिटेशन क्या है। कि तीसरी लिमिटेशन यह है कि इसमें मृत जीवी या जिसको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स, यह इनको भी शामिल नहीं करता है। यह इसमें मृत जीवी शामिल नहीं होते हैं। है ना? तो जो हम पारिस्थितिक स्तंभ का बनाते हैं उसमें जो मृत जीवी होते हैं, जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक हो गए, है ना, जैसे बैक्टीरिया एवं फंजाई या कवक हो गए, ये उनको कंसिडर नहीं करता है। कौन कंसिडर नहीं करता? ये जो पारिस्थितिक स्तंभ होते हैं, बशर्ते कि ये जो इसमें मृत जीवी हैं। मृत जीवी वो जीव होते हैं जो मरे हुए पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो मृत जीवी होते हैं ये एक अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी खाद्य श्रृंखला में मृत जीवी अहम भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। बावजूद इसके भी पारिस्थितिक पिरामिड में इनको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 लिमिटेशंस हमने देखी। ये 3 लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही हम पारिस्थितिक स्तंभ का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों लिमिटेशंस हमने देखी। किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड को ड्रॉ करने के लिए हमने 3 लिमिटेशंस देखी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये जो पारिस्थितिक पिरामिड है ये 3 लिमिटेशंस पर ही आधारित होता है। इन तीनों कंडीशंस को, इन तीनों लिमिटेशंस को ध्यान में रख कर ही ये ड्रॉ किया जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पारिस्थितिक स्तंभ समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।